आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डेट इज यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र। ये टॉपिक आपके एग्जाम बेसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एसएससी, रेलवे और एनी अदर स्टेट लेवल एग्जाम। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र है क्या। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो कि 1945 में यूएन चार्टर के अंतर्गत बना था। ओरिजिनली इट इज़ मेड अप ऑफ 51 मेंबर स्टेट, बट नाउ इन 2020 यानी कि 2020 में इसमें 193 मेंबर्स हैं, जिसमें लेटेस्टली साउथ सूडान जो था आपका वो 193rd मेंबर बना था। कब बना था? जुलाई 2011 में। इसको बनाने का पर्पस क्या था? पहला, टू मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव अधिकारों की रक्षा करना। प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक व आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। और अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। यूनाइटेड नेशन को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इन 1945 आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू वॉज ओवर, यानी कि वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद सारे देश पीस चाहते थे, तो 50 कंट्रीज गैदर्ड इन सैन फ्रांसिस्को इन 1945 टू साइन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड यूएन चार्टर, जिसके अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन। और इसकी फाउंडेशन कब रखी जा चुकी थी? 26 जून 1945। पोलैंड साइंड इट लेटर एंड बिकम वन ऑफ इट्स ओरिजिनल मेंबर स्टेट। और यूएन ऑफिशियली कब आया था हमारे लिए एक्सिस्टेंस में? 24 अक्टूबर 1945, और इस दिन हम यूनाइटेड नेशन डे भी बनाते हैं। द फोर रनर ऑफ यूनाइटेड नेशन वॉज द लीग ऑफ नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन से पहले भी एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो अपने सारे मेंबर स्टेट को बाइंड करके रखती थी। लीग ऑफ नेशन में भी कुछ मेंबर स्टेट हुआ करते थे। तो लीग ऑफ नेशन क्या थी? लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग बनी थी, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1919 में अंडर ट्रीटी ऑफ वर्साई। इसका काम क्या था? टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि जो उद्देश्य यूनाइटेड नेशन का था वही कुछ उद्देश्य इसके भी थे। बट लीग ऑफ नेशन फेल्ड टू स्टॉप वर्ल्ड वॉर टू। तो उसके पीछे क्या रीज़न थे जो वर्ल्ड वॉर टू को नहीं रोक पाई? पहला रीज़न रहा पावरलेसनेस ऑफ लीग ऑफ नेशन, यानी कि लीग ऑफ नेशन के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी कि उसके द्वारा लाए गए किसी भी रेजोल्यूशन को सारे मेंबर स्टेट को मानना कंपलसरी हो। दूसरा था सेल्फिशनेस ऑफ बिग नेशंस, यानी कि यहाँ पर जितने भी बड़े देश थे वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखते थे, ना कि ऑर्गेनाइजेशन को। तीसरा था एग्रेसिव पॉलिसीज ऑफ हिटलर, और एक और रीज़न था कि उसके पास कोई प्रॉपर फंडिंग नहीं थी। तो इन सब रीजंस के कारण लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर टू को नहीं रोक पाई, और उसको ओवरकम करके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका द जनरल असेंबली यूएनजीए, यानी कि आम सभा। दूसरा है द सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, यानी कि सुरक्षा परिषद। तीसरा है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक, यानी कि आर्थिक व सामाजिक परिषद। चौथा है द ट्रस्टीशिप काउंसिल, यानी कि न्यास परिषद। पांचवा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और आखिरी है द यूएन सेक्रेटरीट, यानी कि सचिवालय। ये 6 की 6 जो हैं सारी की सारी 1945 में स्टैब्लिश हुई थी जब यूएन फाउंड हुआ था। हमारा पहला मेन ऑर्गन है द जनरल असेंबली, यानी कि आम सभा, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। इट इज़ द मेन डेलिब्रेटिव, पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। ये तीनों के तीनों वर्ड अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये यूएन जनरल असेंबली को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। यानी कि किसी भी टॉपिक पर यानी सब्जेक्ट पर डिस्कस करना, डिबेट करना, रिकमेंडेशन देना या फिर डिसीजन लेकर पॉलिसी बनाना, ये सारा का सारा काम किसका होगा? यूएन जनरल असेंबली का होगा। और एक बात आप लोगों को याद रखना है कि यूएन जनरल असेंबली इज़ दी ओनली यूएन बॉडी विथ यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन, यानी इसका मतलब ये है कि जितने भी मेंबर आपके यूनाइटेड नेशन में हैं वो सारे के सारे मेंबर किसके होंगे? आपकी जनरल असेंबली के। यानी कि सिर्फ ये एक ओनली ऐसी बॉडी है जिसके अंदर ऑल 193 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं यूनाइटेड नेशन के। यूएन जनरल असेंबली
इलेक्ट्स आ जनरल असेंबली प्रेसिडेंट ईच ईयर, यानी कि हर साल यूएन जनरल असेंबली एक प्रेसिडेंट को चुनती है। और अभी अपने करंट में जो प्रेसिडेंट हैं वो है तिजानी मोहम्मद बांदे, जो कि कहाँ के हैं, नाइजीरिया के हैं। और हर साल सितंबर में यूएन की जनरल असेंबली की मीटिंग न्यूयॉर्क यानी कि यहाँ पर हेल्ड होती है। अब अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें जनरल असेंबली में, तो अगर कोई भी टॉपिक पीस और सिक्योरिटी या फिर किसी भी न्यू मेंबर के एडमिशन पे होगा या बजट का कोई भी मैटर होगा तो उसमें 2/3 मेजोरिटी लगेगी। और अगर कोई और टॉपिक होगा तो उसमें सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाएगा। हमारा अगला मेन ऑर्गन जो है वो है सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका काम जो होगा वो सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा। तो इसका रोल क्या है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो 15 मेंबर स्टेट से मिलकर बनी होती है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर स्टेट होते हैं और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर स्टेट होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। ये जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं इनके पास वीटो पावर होती है। और जो 10 परमानेंट मेंबर होते हैं उनको 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है बाय द जनरल असेंबली ऑन अ रीजनल बेसिस। अब ये वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर रिफर्स टू द पावर ऑफ द परमानेंट मेंबर टू वीटो यानी रिजेक्ट एनी रेजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि वीटो पावर के कारण परमानेंट मेंबर के पास ऐसी पावर होती है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल की किसी भी रिजोल्यूशन को रिजेक्ट कर सकें। ये जो वीटो पावर है ये यूनाइटेड नेशन का मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर शो करता है। सिक्योरिटी काउंसिल इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसके रिजोल्यूशन को सारे मेंबर स्टेट मानते हैं, जबकि बाकी सारे ऑर्गन्स में सारे मेंबर्स अपने रिकमेंडेशन को रखते हैं और यूएन उनकी बात मानता है। पर इसमें उल्टा होता है, इसमें सारे मेंबर स्टेट यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन को मानते हैं। अगला हमारा मेन प्रिंसिपल ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक, यानी कि आर्थिक व सामाजिक परिषद। इट इज़ द यूनाइटेड नेशंस सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर रिफ्लेक्शन, डिबेट एंड इनोवेटिव थिंकिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ये यूनाइटेड नेशन का सेंट्रल प्लेटफॉर्म है किसी भी टॉपिक जो कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो उस पर डिस्कस करने के लिए, डिबेट करने के लिए और रिकमेंडेशन देने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट काउंसिल है। इसमें 54 मेंबर होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली से फॉर ओवरलैपिंग 3 ईयर टर्म्स के लिए। ये प्रिंसिपल बॉडी है आपके कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू एंड पॉलिसी डायलॉग, यानी कि जनरल असेंबली के द्वारा बनाई गई किसी भी पॉलिसी का रिव्यू करना जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, उसके लिए प्रिंसिपल बॉडी आपकी इकोसॉक ही है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 डायमेंशन में काम करती है, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। अब हमारा अगला मेन ऑर्गन है द ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी कि न्यास परिषद। अब इसका फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज एंड एंश्योर दैट एडिक्वेट स्टेप्स वर टेकन टू प्रिपेयर द टेरिटरीज फॉर सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि बाय ट्रस्टीशिप काउंसिल जो ये 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी उनको 7 मेंबर स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन में रखा जाता था और ऐसी स्टेप्स ली जाती थी ताकि वो प्रिपेयर हो सकें सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस के लिए। ट्रस्ट टेरिटरी क्या होती है, ट्रस्ट टेरिटरी एक नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी होती है जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर में रखा जाता है। बाय 1994 जितनी भी ट्रस्ट टेरिटरीज थी सबने सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस को अटेन कर लिया था, इसलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम खत्म हो जाता है। ऑन 1 नवंबर 1994 the trusteeship council suspended all of its operations। अब हमारा अगला मेन ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है द हेग सिटी, नेदरलैंड में। ये इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट के बाहर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इस्टेब्लिश कब हुआ था, इन जून 1945 बाय द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन।
एंड बिगिन वर्क इन 1946। यानी कि जून 1945 में तो इस्टेब्लिश हो चुका था, पर इसने काम करना कब चालू करा था इस ऑर्गेनाइजेशन ने? इन अप्रैल 1946। इसमें 15 जजेस होते हैं जो कि 9 साल के लिए चुने जाते हैं और उनको इलेक्ट यूएन जनरल असेंबली और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल करती है। द ICJ इज द सक्सेसर ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। जो आपका ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो किसका सक्सेसर है? परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का सक्सेसर है। अब इसका रोल क्या है? स्टेट्स द्वारा सबमिट किए गए लीगल डिस्प्यूट्स को सेटल करना इसका पहला फंक्शन है, और दूसरा है टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चंस। इसमें 2 ऑफिशियल लैंग्वेज यूज होती हैं, पहली है इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच। अगला हमारा मेन ऑर्गन है द सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय। इट कंप्राइजेस ऑफ सेक्रेटरी जनरल एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर्स। यानी कि इसमें कौन कौन होगा? उसमें होगा आपका सेक्रेटरी जनरल और जितना भी इंटरनेशनल यूएन का जितने भी ऑर्गन के स्टाफ मेंबर्स हैं सबके सब इसके मेंबर होंगे। अब सेक्रेटरी जनरल की अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो सेक्रेटरी जनरल को जनरल असेंबली के द्वारा चुना जाता है फॉर अ 5 ईयर रिन्यूअल टर्म, यानी कि 5 साल के लिए उनको चुना जाता है। जो आपका सेक्रेटरी जनरल होता है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है और हेड ऑफ सेक्रेटरीट भी होता है। अभी करेंट में जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं हमारे एंटोनियो गुटेरस, जो कि 9th सेक्रेटरी जनरल हैं। ये यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के लिए भी सर्व कर चुके हैं फ्रॉम जून 2005 टू दिसंबर 2015, और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल भी रह चुके हैं फ्रॉम 1995 टू 2002। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।